दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य दीक्षा चौधरी की लिखी कहानी रूठा सा एक ख्वाब। दीक्षा चौधरी महज 19 साल की हैं और राजस्थान के गंगानगर जिले के एक छोटे से गांव ततारसर की रहने वाली हैं। आजकल सीकर में रहकर पढ़ाई कर रही हैं एमए इंग्लिश लिटरेचर की। आइए सुनते हैं उनकी लिखी कहानी। पहाड़ उदास होते हैं या अकेले? अगर मुझसे पूछा जाए तो दोनों नहीं। पहाड़ प्रेम होते हैं, जिंदगी की किसी शख्स से की गई बेइंतहा मोहब्बत। मैं किसी रोज इस शहर से दूर, इसके शोर से दूर पहाड़ों में चली जाना चाहती हूँ। बचपन से मेरी ख्वाहिश है कि सुबह जब खिड़की खोलूं तो धुंध से ढके पहाड़ नजर आएं, सांझ ढले तो सूरज दो पहाड़ों के बीच डूबता हुआ देख सकूं, गहरी नींद में किसी झरने की आवाज सुनाई पड़े और दोपहर देवदार के लंबे लंबे पेड़ों को निहारते हुए बिता दूं। है ना एकदम बचकानी सी ख्वाहिश, और अधूरी भी। मुझे नहीं लगता कि ये शहर मुझे कभी इतना आजाद होने देगा। मैं शायद इसकी देहरी अब कभी नहीं लांघ पाऊंगी। हमेशा की तरह अपने बेतरतीब ख्यालों में खोई मैं 7 स्टार होटल के उस कमरे से नीचे दौड़ती सड़क को देख रही थी। कितनी ही भागती दौड़ती जिंदगियां जो शायद सिर्फ ट्रैफिक सिग्नल पर रुकती हैं। मुंबई ऐसा ही शहर है, जाने किस तरफ, जाने किसके लिए, बस भागता हुआ शहर। क्या देख रहे हो? बिस्तर से उठते हुए उस आदमी ने कहा तो मैं अपने ख्यालों से बाहर आई। उसका नाम, उसकी पहचान मुझे नहीं मालूम। बस ऐसे ही मैंने एक झूठी सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर चिपकाते हुए कहा, अच्छा मुझे मीटिंग के लिए निकलना है। उसने कहा और पास की मेज पर रखे अपने बटुए से कुछ नोट निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दिए। अपनी ये कीमत मैंने खुद ही तय की थी, लेकिन फिर भी न जाने क्यों ऐसे पलों में अक्सर मैं नजरें नहीं मिला पाती, न कीमत अदा करने वाले से न खुद से। 2 साल बीतने को हैं, लेकिन भीतर से वो स्वीकृति, खुद को दी गई माफी कभी महसूस नहीं हुई। मुझे नहीं महसूस हुआ कि हालात ही ऐसे थे कि वक्त की बेरहमी ने मुझे मजबूर किया था कि बहुत जल्द छोड़ दूंगी ये सब नए सिरे से शुरू करूंगी। लेकिन क्या ऐसा संभव है? हर बार नए सिरे से शुरुआत करने का ऑप्शन देती है जिंदगी। एक बार फिर ख्यालों की गुत्थी मुझे उलझा चुकी थी। मैं लिफ्ट से निकलकर एग्जिट की तरफ बढ़ी तो रिसेप्शन पर बैठा लड़का मुझे देखकर मुस्कुराया। एक अलग सी मुस्कुराहट, वो मुस्कुराहट जो मुझे सबसे ज्यादा चुभती है। अक्सर मेरा आना होता है इस होटल में और अक्सर यही तंजिया मुस्कुराहट मेरा स्वागत करती है। मैं खींचते हुए बाहर निकल आई। पर्स में रखा फोन वाइब्रेट हुआ। निकालकर देखा तो आयुष का मैसेज था, सौम्या तुम ऑफिस से आ गई, डिनर साथ करें प्लीज। हमेशा की तरह साथ समय बिताने की मनोहार से भरा मैसेज। मैं दिन में पहली बार प्यार से मुस्कुरा दी। कितना प्यारा था ये लड़का, मेरा कॉलेज के जमाने का दोस्त, शायद सालों से मुझे चाहने वाला आयुष, लेकिन मेरे आज से, मेरे सच से पूरी तरह अनजान। सपने अपनी कीमत साथ लेकर आते हैं। उस कीमत को चुकाए बिना हम उन्हें हकीकत में तब्दील नहीं कर सकते। मुझे भी अदा करनी पड़ी थी ये कीमत। एक छोटे से शहर की एक लड़की ने मॉडलिंग की दुनिया में पहचान बनाने का सपना जो देखा था कि उसका चेहरा एक पहचान बन जाए। रोशनी की दुनिया में जगह बनाने की ये ख्वाहिश कितने अंधेरे में ले आई थी मुझे। माँ, पापा, भाई, दोस्त सब बहुत पीछे छूट गए थे। मेरी मॉडलिंग की ख्वाहिश सुनते ही सब ने कह दिया था, अच्छे घरों की लड़कियां ये सब नहीं करती। ख्वाहिशों में डूबा मन बगावत से नहीं घबराता। मैं भी कहाँ घबराई थी। छोड़ आई थी अपना घर, अपना शहर, अपना परिवार। जानती थी कि ऐसे घर छोड़ने के लिए कभी माफी नहीं मिलेगी मुझे। वैसा ही हुआ। किसी ने न मुझे ढूंढने की कोशिश की, न ये जानने की कि मैं किस हाल में हूं। क्यों करते जब मैं सारे रिश्ते ही तोड़ आई थी। अपने माँ पापा के नाम वो खत भी तो छोड़ा था जिसमें लिखा था कि मुझे ढूंढने की कोशिश ना करें। अपने लिए चुने इस फैसले पर सफर खत्म नहीं हुआ, बल्कि यहां से तो शुरू हुआ था।
एक अनजान शहर में अपनी पहचान बनाना, काम खोज पाना तो दूर, सबसे पहले जिंदा कैसे रहा जाए, कहाँ रहा जाए, क्या खाया जाए, ऐसे सवाल उठे थे। अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री लिए शुरू के कुछ महीने छोटी मोटी नौकरी की तलाश में भटकती रही। कुछ लोगों से जान पहचान भी हो गई थी। उन्हीं में से एक था शुभम श्रीवास्तव। शुभम एक नाइट क्लब में नौकरी करता था। उसी मोहल्ले में रहता था जहां मैं। एक रोज मुझे परेशान देखकर उसने मुझे अपना नंबर दिया था और कहा था, देख काम मैं दिला दूंगा, पैसे भी अच्छे मिलेंगे, बस तू एक बार पक्का मन बना ले। उसने कहा था मुझे वो कॉल्स ट्रांसफर करेगा और फिर बस तुझे क्लाइंट के पास पहुंचना है, मतलब होटल में। समझते देर नहीं लगी थी मुझे कि ये कैसा काम था और कैसा ऑफर। पहली बार में राजी भी नहीं हुई थी मैं। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, साफ कह दिया था मैंने। लेकिन कुछ महीने बाद घर से अपने साथ लाए पैसे सारे खत्म हो चुके थे। महीनों का किराया बाकी था। नौबत ये थी कि सर पे छत भी न बचती। न अब तक कोई नौकरी मिली थी, न वो काम जो मैं करना चाहती थी। हार गई थी मैं हर जगह ना सुनकर। और उस शाम मैंने शुभम को हाँ कह दिया था। कुछ ही घंटों बाद मैं एक होटल रूम के सामने खड़ी थी। मुझे अच्छे से याद है उस शाम कॉल बेल बजाते वक्त कैसे कांप रही थी मेरी उंगलियां। कुछ ही मिनट बाद दरवाजा खुला था। सिर्फ उस कमरे का दरवाजा नहीं, उस अंधेरी दुनिया का दरवाजा जहां से अब तक मैं वापसी नहीं तलाश पाई। जीवन के सबसे सुंदर लम्हों को हम अक्सर देर से पहचान पाते हैं। कैलेंडर की कोई तारीख या शायद डायरी का कोई पन्ना बनने के बाद। मुझे आज भी याद है कॉलेज के वो सरफिरे से दिन, आंखों में ढेर सारे सपने और दिल में बेपनाह नादानियां। आयुष और मैं अच्छे दोस्त थे। मेरे लिए वो दोस्त था, लेकिन उसके लिए मैं दोस्त से कुछ बढ़कर थी। शायद उस पहले दिन से जब हम लाइब्रेरी के गेट पर टकरा गए थे और अपनी गलती मानने के बजाय मैंने उसे खूब भला बुरा कहा था। देख कर नहीं चल सकते क्या? अब बोलो भी कुछ, जबान है मुंह में कि नहीं? मैं बोलती गई थी और वो एकटक मुझको देखता रहा। इडियट कहीं का, कहते हुए मैं आगे बढ़ गई। कहाँ जानती थी कि पहली ही मुलाकात में मेरे गुस्से का शिकार होने वाला आयुष कुछ दिनों बाद मेरा दोस्त बन जाएगा। कितना सारा वक्त हम साथ बिताते थे। प्यारा था आयुष और केयरिंग भी। हम ना तमिलनाडु जाएंगे नीलकुरिंजी के फूल देखने। उस रोज लाइब्रेरी में हम आमने सामने बैठे थे जब उसने कहा था। मेरे जवाब का इंतजार किए बिना ही आगे बोला था, नीलकुरिंजी 12 साल में एक बार खिलता है, हम हर बार उसे साथ देखेंगे, देखेंगे ना? ये कहते हुए उसकी आंखों में कितना प्यार था, कितना इंतजार इस बात का कि मैं उसके हाथ पर अपना हाथ रख दूं और कह दूं कि हाँ आयुष, हम हर बार उसे साथ ही देखेंगे, कि मैं वादा करूं कि हाँ हम साथ रहेंगे हमेशा। लेकिन मैं नहीं कर सकती थी ऐसा कोई वादा। उस समय मेरे लिए सबसे अजीज कुछ था तो वो थे मेरे सपने और मेरा करियर। मैं अपने लिए कोई ऐसी बंदिश नहीं खड़ी करना चाहती थी जिसे तोड़ने में सबसे ज्यादा तकलीफ खुद मुझे हो। मैं कमजोर नहीं बनना चाहती थी। मैंने नजरअंदाज कर दिया था आयुष की उस बात को। ऐसी ही जाने कितनी बातों को, कोशिशों को नजरअंदाज करती रही थी मैं। कुछ लोग कितनी शिद्दत से प्यार करते हैं ना, एकदम निस्वार्थ प्यार जो न कोई उम्मीद रखता है न कोई मांग। आयुष का प्यार वैसा ही था। सालों तक मैं उसे नजरअंदाज करती रही और जब सब छोड़कर आगे बढ़ी तो उसे भी छोड़ आई। लेकिन सालों बाद भी मुझे मिला तो न कोई शिकायत, न कोई नाराजगी, न सवाल कि ये जानते हुए कि मैं उसके लिए कितनी खास हूं, वो मेरे लिए इतना साधारण क्यों था? क्यों बिना कुछ कहे यूं छोड़ आई? प्यार न सही, दोस्ती भी क्यों नहीं निभाई मैंने? वो तो आज भी वैसा ही था, हमेशा एक आत्मीय मुस्कुराहट के साथ मुझसे मिलता हुआ। आज मैं डिनर के लिए उसके बनाए रेस्टोरेंट में पहुंची तो वो मेरा इंतजार कर रहा था। सॉरी, थोड़ा लेट हो गई, मैंने कहा तो वो बोला, इट्स ओके, तुम टाइम पे आई हो, मैं ही जल्दी आ गया था। ऑर्डर? कहते हुए उसने मेन्यू मेरी तरफ बढ़ा दिया।
काश जिंदगी भी उसके जैसी होती, परोसने से पहले मेन्यू दिखाती और हम अपने लिए वो चुन पाते जो असल में चुनना चाहते हैं। टाल देते वो तमाम दुख, तमाम तकलीफें जो बेवजह ही चली आती हैं हमारे हिस्से में, बिना हमारी मर्जी जाने। वो शनिवार की शाम थी जब आयुष और मैं एक कैफे में बैठे थे। अच्छा, तुम्हें जॉब मिल गई। आई होप तुम ठीक हो। हाँ, कोई मदद चाहे तो मुझसे, कहते वक्त उसकी आंखों में मेरे लिए ढेर सारी फिक्र थी। थैंक्स आयुष, ज़रूरत हुई तो ज़रूर, बाकी जॉब अच्छी है मेरी, ऐसी नौबत नहीं आएगी। ये कहते वक्त मैंने अपनी नज़रें फेर ली थीं। जाने क्यों उसकी आंखों में आंखें डालकर झूठ कहना मुश्किल जान पड़ रहा था मुझे। अच्छा, फिर इतनी उदास सी क्यों रहती हो? कोई बात है? घर को मिस करती हो? उसने अपना हाथ मेरे हाथ पर रखते हुए कहा। मैं ठिठक सी गई थी ये सुनकर। मैं जितनी बार उससे मिली मुस्कुरा कर मिली, सब ठीक होने का, खुश होने का दिखावा करती रही, फिर वो कैसे जान गया ये? नहीं, ऑल गुड, चलो चलती हूँ मैं ड्रॉप कर दूँ? मैं मना करना चाहती थी पर कुछ बोल पाती इससे पहले ही वो उठा और मेरे साथ चल पड़ा। पूछ नहीं रहा था, बता रहा था, वो मुस्कुरा कर बोला। वैसे एक काम तो सही हुआ। क्या? मैंने कहा। तुम अब गुस्सैल नहीं रही पहले की तरह, वरना पहले तो बाप रे बाप। वो शरारत से अपने कानों को हाथ लगाते हुए बोला। मैं हंस पड़ी। उसने मुझे मेरे घर तक ड्रॉप कर दिया। उसकी बातें, कॉलेज के दिनों के किस्से और हर दूसरे पल जाहिर होती मेरी फिक्र। कितना सुकून देता है ना भागती दौड़ती दुनिया में एक ऐसे इंसान का होना जो हमारी फिक्र करे, निस्वार्थ सा प्यार करे। वो भी मेरी दुनिया में जहां हर कोई सिर्फ देह चाहता है, किसी को मुझसे मतलब नहीं। मैं सिर्फ जरूरत पूरी करने का साधन मात्र हूं। जब आयुष मुझे छोड़कर जाने लगा तो मन किया उसके गले से लग जाऊं, बताऊं उसे कि मैं कहां उलझ गई हूं, कितना धंस गई हूं एक अंधेरे भरी दुनिया में। लेकिन तभी मेरे फोन पर लगातार आती शुभम श्रीवास्तव की कॉल ने मुझे पीछे खींच लिया था, जैसे मुझे मेरी सीमाएं याद दिला दी गई हों। आयुष के जाते ही मुझे एक होटल के कमरे में पहुंचना था, एक अजनबी आदमी के साथ एक अजनबी बिस्तर पर फिर बितानी थी एक रात। उस रोज के बाद हर पल जब भी मैं किसी गैर के साथ होती, मेरे जहन में आयुष का चेहरा घूमता रहता था। मैं कोसने लगती थी खुद को। जी चाहता कि मैं अभी उस शख्स को परे धकेलूं और चली जाऊं उस लड़के के पास जो मेरी देह का भूखा नहीं है, जो मेरा हाथ तक पकड़ने से कतराता है, जो सालों से मुझे, मेरी आत्मा से प्यार करता है। मैं खुद से कहती कि वो चाहे ना कह पाए, लेकिन इस बार मैं उससे कह दूंगी, बता दूंगी कि मैं प्यार करने लगी हूं तुमसे। कब, कैसे नहीं पता, लेकिन तुम्हारा साथ खोना नहीं चाहती। लेकिन अगले ही पल कोई आवाज मुझसे चीख चीख कर कहती, जिस दिन आयुष ये सब जान जाएगा वो मेरी शक्ल तक नहीं देखेगा, वो चला जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। जिंदगी का बेरुखी से पेश आना मेरे लिए नया था। मैं अपना हर सपना सच करने निकली हौसले से भरी लड़की थी। जुनून इतना कि दुनिया जीत आना भी आसान लगे। लेकिन अब तो जैसे कबूल कर चुकी थी मैं अपनी हार। मेरा दिल उस बच्चे जैसा हो चुका था जो भीड़ भरे एक मेले में उंगली छूट जाने से इतना डरता है कि अपनी सारी इच्छाएं दबा लेने को राजी हो जाता है। लेकिन अगर वो उंगली ही उसे थामने से इनकार कर दे तो? मैं जब भी आयुष से मिलती यही ख्याल आता था मुझे, जैसे अभी, बस अभी वो मेरी तरफ बढ़ता अपना हाथ पीछे खींच लेगा और रोक लेगा मेरी तरफ बढ़ते अपने कदमों को। जब जब मैं किसी होटल के कमरे में होती और मोबाइल स्क्रीन पर आयुष का नाम चमकता, उसके ढेर सारे मैसेज, कई कई मिस्ड कॉल आ जाती तो मैं भर जाती थी गिल्ट से। कहाँ थी तुम? उसका चिंता भरी आवाज में पूछना तोड़ गया था मुझे। जिस रोज उसने कहा, ये ब्लू साड़ी खूब जचती है तुम पर, उस रोज किन्हीं गैर हाथों का उस साड़ी को मुझसे अलग करना बहुत चुभा था मुझे। और उस रोज मुझे लगा कि मेरे मन में आयुष के लिए चुपके से प्यार पलने लगा है और ये प्यार अब मेरे कदम रोक रहा था। मेरे भीतर कसमसाहट बढ़ने लगी थी। शुभम के कॉल मुझे बेचैन करने लगे थे। एक छटपटाहट महसूस हो रही थी।
मैं एक नौकरी की तलाश करने लगी। वेबसाइटों पर अपना सीवी अपलोड किया। शुभम की कॉल्स भी नजरअंदाज करने लगी थी मैं। करीब 1 महीना बीत गया और इस 1 महीने में मैंने सिर्फ एक बार किसी होटल के कमरे की डोरबेल बजाई थी। मैं और आयुष लगभग हर रोज मिलने लगे थे। वो मेरे लिए छोटे छोटे तोहफे लेकर आता। हर इतवार हम किसी सुंदर सी जगह पर घंटों साथ बैठे रहते। वो ऐसा ही एक इतवार था। आयुष के ऑफिस का काम निपट चुका था तो वो अगले हफ्ते वापस लौट रहा था। ये सुनकर मैं उदास हुई थी और वो पहली बार मेरे माथे की शिकन देखकर मुस्कुरा दिया था। सौम्या, कुछ कहना है मुझे तुमसे, बोलो ना। हम दोनों एकटक एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। वो मैं बताना चाहता था कि कहते कहते वो रुका और मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर चूम लिया। मेरी जिंदगी में ये पल ऐसा था जैसे जून के रेगिस्तान को सावन ने छू लिया हो। अगले ही पल कोई ख्याल मुझे असहज कर गया। मैंने अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ा लिया। आयुष, मुझे भी बताना है कुछ, बोलो ना, उसने कहा। आयुष, मैंने अपनी मर्जी से नहीं चुना, या शायद मर्जी से ही चुना, लेकिन हालात ऐसे थे। शॉर्टकट रास्ता जो नजर आया उसी तरफ चल पड़ी। आयुष हैरान सा मुझे देख रहा था और मैं बोलती जा रही थी। चलते चलते कितनी दूर आ गई कभी एहसास ही नहीं हुआ, पर जब से तुम आए हो। सौम्या, तुम क्या कह रही हो? कौन सा शॉर्टकट, कौन सा रास्ता? मैंने अपने आंसू पोंछते हुए पर्स से अपना फोन निकाला और शुभम श्रीवास्तव का एक मैसेज खोलकर आयुष को दिखा दिया। उस मैसेज में लिखा था, होटल ब्लू हेवन, रूम नंबर 305, और हाँ, वीआईपी कस्टमर है, अच्छे से हैंडल करना। प्यार में पड़े लोगों का सरोकार देह से नहीं आत्मा से होता है, मगर आयुष का गुस्सा, उसकी आंखों में उभरती नाराजगी शायद जायज थी। What is this, सौम्या? तुम ये क्या? आयुष ने फोन मेरी तरफ फेंकते हुए कहा। आयुष, तुम क्या? तुम कैसे ये सब? तुम तो मॉडलिंग करने आई थी ना? हाँ आयुष, मैं आई थी मॉडलिंग करने। मैं अपना सपना आज भी नहीं भूली हूं, लेकिन मैं क्या करती? न रहने का ठिकाना बचता, न शायद भूखे सोने की नौबत आ जाती। मैं बोल रही थी और आयुष अपरिचित सी नजरों से मुझे देख रहा था, जैसे मैं कोई गैर। वो सौम्या जिससे प्यार करना तो दूर, वो पहचानता तक नहीं हो। आयुष, जानती हूं मुझे इतनी जल्दी गिव अप नहीं करना चाहिए था, पर कमजोर पड़ गई थी। बिलीव मी, जब से तुम आए हो, जब से तुमसे प्यार, मैं पूरी कोशिश कर रही हूं। मैं पिछले 1 महीने से कहीं भी। मैं अपनी बात पूरी करती इससे पहले वो उठकर चला गया। मैं आंसुओं से भरी आंखें लिए उसे देखती रही। मुझे लगा जैसे कुछ पाने की चाहत में शायद सब कुछ खो चुकी थी मैं, सब कुछ। आयुष से मिले मुझे करीब 1 हफ्ता गुजरने को था। इस 1 हफ्ते में कई बार मैंने उसका नंबर डायल किया, लेकिन फिर कॉल नहीं कर पाई। क्या कहती, कैसे साबित करती कि मैं क्या? हालात बुरे थे, लेकिन कहीं ना कहीं कायर तो मैं भी थी शायद। क्या डर गई थी स्ट्रगल से, या शॉर्टकट लुभा गया था मुझे? जाने कितने सवाल, कितने आरोप नोचने लगते थे मेरी आत्मा को। मुझे याद आती थी आयुष की वो प्यार से भरी आंखें, और फिर वो गुस्से और नफरत से भरी आंखें भी। मैं शुभम की कॉल को लगातार नजरअंदाज कर रही थी। सोच ले, ठीक नहीं कर रही तू, एक रोज उसने मेरे घर आकर कहा था। सोच लिया, सख्त आवाज में कहते हुए मैंने दरवाजा बंद कर लिया था। 10 दिन का टाइम दे रहा हूं, उसके बाद तेरे लिए मेरे दरवाजे बंद हैं, देखता हूं कौन काम देगा तुझे। वो जाने से पहले धमका कर गया था। सच कहूं तो उसकी बात से डर लगा था मुझे। डर लगा था कि मैं इस फैसले पर कायम रह भी पाऊंगी या नहीं। देह व्यापार के जंगल में भटकना जितना आसान है, वापसी उतनी ही मुश्किल। 1 हफ्ता और बीत गया, एक बेहद उदास हफ्ता। फिर एक शाम आयुष का मैसेज आया, कैन वी मीट? मैं जा रहा हूं सुबह। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन खुद को उससे मिलने से रोक भी नहीं पाई। करीब 2 घंटे बाद हम एक कैफे में बैठे थे। वो एकटक मेरी तरफ देखता रहा, फिर बोला, आई एम सॉरी सौम्या, रियली सॉरी। तुमने सही तो किया, आई डिजर्व दैट।
मैं उसी लायक थी। नहीं सौम्या, मत कहो ऐसा प्लीज। उस दिन तुम्हारे पास से लौटकर मैंने बहुत सोचा, कोई भी लड़की भला क्यों चुनेगी ये पेशा? अपनी खुशी से तो नहीं ना? उसकी आवाज में कहीं कोई शिकायत या नाराजगी नहीं थी, शायद दिल में भी नहीं। मेरा हाथ पकड़े नरम सी आवाज में बोला, सौम्या, तुमसे दूर हुआ शायद इसीलिए समझ सका। आई लव यू। कुछ भी नहीं है जो इसे बदल सके, कुछ भी नहीं। मुझे लगा दुनिया में इससे ज्यादा सुकून और हिम्मत देने वाले शब्द कुछ और हो ही नहीं सकते। देखना, हम सब ठीक कर लेंगे। मैं साथ हूं तुम्हारे, हमेशा। उसने अपनी भीगी पलकें छुपाते हुए नजरें फेर ली। तभी मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। शुभम श्रीवास्तव कॉलिंग। मैंने अपने आंसू पोंछे और कॉल कट करके वो नंबर ब्लॉक कर दिया। बस इतनी सी थी ये कहानी।